हेलो बच्चों, मैं अभिनव सर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुवैकल्पिक प्रश्न लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक बच्चों केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दूसरा है, निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। पहला है संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा। तीसरा है विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण एक ही में रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें से बच्चों ये सभी उत्तर सही है, मतलब जितने भी शब्द दिए हैं सब जो हैं सारी राशियां जो हैं सदिश राशियां हैं। ठीक, इसमें उत्तर डी वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। निम्न से किस समूह की सभी राशियां क्या हैं, अदिश। तो इसमें जो मैं बता दूं आपको, समय, चाल, द्रव्यमान, इसकी कोई दिशा, अदिश मतलब होता है जिसकी कोई दिशा ना हो। ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, इन सब की कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश राशियाँ हैं। इसका मतलब इसमें जो है ये जो डी वाला ऑप्शन दिया है वो आंसर जो सही है। इसमें देखिए इन सब की कोई ना कोई दिशा होती है। बल किसी पर्टिकुलर दिशा में लगता है, बल, त्वरण भी किसी दिशा में लगता है, समय भी दिशा में होता है, विस्थापन भी किसी दिशा में होता है, भार, इन सब में कोई ना कोई दिशा होती है। बट जो आपका ये अदिश राशियाँ हैं, समय, चाल, द्रव्यमान, समय की कोई दिशा नहीं होती, चाल, इन सब की कोई दिशा नहीं होती। अगला है जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो ऐसा गलत है बेटा। इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में होता है, ये होता है। जड़ों का गुण क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये न्यूटन का पहला नियम भी है जड़त्व का गुण। उसमें क्या है कि ऐसा एक बर्तन रहता है, उसमें बॉल को मतलब गेंद को यहाँ से नीचे गिराते हैं, तो ये ऐसा ही बना हुआ है कि ये गिरता है फिर अपने आप ऊपर जाता है और फिर यहाँ से फिर नीचे आता है। मतलब इसमें ये बताया कि गया है कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अब देखिए यहाँ पर ये नीचे जाएगा, फिर इसको गति आ जाएगी, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक हम इस पर कोई से बाहरी बल लगा के इसको रोक ना दें। या फिर अगर कोई वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है तो कुछ समय बाद भी यहीं पर रखी रहेगी, तो जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये जड़त्व का नियम है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आप याद कर लीजिए इससे, कार्य का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक अश्व शक्ति, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की शक्ति के बराबर एक अश्व शक्ति बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 746 वाट। एक जो अश्व शक्ति होता है वह 746 वाट का होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसका आंसर है दूसरा। अभी मैंने आप लोग को बताया कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। न्यूटन के पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, जैसे बॉल का मैंने एग्जाम्पल दिया गेंद का,
गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहर से बल ना लगा दें, हम उसको रोक ना दें, तब तक वो गतिशील अवस्था में होती है। या फिर अगर कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो ये तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक हम इसको बाहर से कोई बल लगा कर उसको गतिशील ना कर दें। ये हमारा हमारा नहीं, ये न्यूटन का पहला नियम है। आपको द्वितीय नियम बताया गया है, F बराबर ma, मतलब जो बल होता है, F बल है, m मास है मतलब द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण। वस्तु पर बल जो लगता है बल वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण, एक जो त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यह है दूसरा न्यूटन के दूसरा नियम है। तृतीय नियम में क्या बताता है कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाता है वह वस्तु भी इस पर उतना ही बल लगाती है। फिर समझिए, एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरा वस्तु उस पर भी उतना ही बल लगाती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप अपने हाथ से दीवार पर मारते हैं तो जितने तेज़ आप मारेंगे दीवार से आपको भी उतना ही तेज़ चोट लगेगी। इस नियम को बोलते हैं एक्शन प्लस रिएक्शन नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। पृथ्वी से हम जब ऊपर जाते हैं तो दाब पर क्या असर पड़ता है, वो घट जाता है। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो दाब घटता है। ठीक, इसको अब याद रख लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, दाब में कमी तो नहीं होती, इतनी जान लीजिए। प्रेशर कुकर के आकार ऐसा होता है जिसमें खाना जल्दी, ये भी गलत ऑप्शन है। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है। पलायन वेग मतलब होता है ऐसा वेग जो पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी से आप किसी भी वस्तु को इतने तेज़ी से फेंक रहे हैं कि वे पृथ्वी के वायुमंडल से आगे निकल जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि उस वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल की वजह से वस्तु जो है पृथ्वी पर खींची चली जाती है। पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वीय बल है उसकी वजह से वस्तु जो है पृथ्वी की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन एक ऐसा वेग है अगर हम किसी वस्तु को उस वेग से हम फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल से आगे निकल जाती है और वो लौट करके पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं आती है, तो वो बाहर ही रह जाती है। ऐसा वेग जो है उस वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। ऐसे वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। तो पूछ रहा है भाई पलायन वेग में हम कितने स्पीड से फेंकते हैं, कितने वेग से फेंकते हैं, तो वो है 11.2 किमी प्रति सेकेंड। ठीक, अगला है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए। हालांकि जितना मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है, सबको रट जाइए। पानी की बूंदों के गोल होने के पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण बच्चों पृष्ठ तनाव। आगे मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं इस चैप्टर को बताऊँगा तो वहाँ इस सब चीज़ों को क्लियर करूँगा। अभी आप इसको अच्छा समझ लीजिए। पानी के बूंदों के गोल होने के कारण, गोल पानी देखा, बूंद जो गोल होते हैं वो गोल जो है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ठीक, आगे है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। अगर झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित।
अपरिवर्तित रहेगा, उसके आवर्तकाल पर कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के बगल में बैठने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? लोलक का है, लोलक की लंबाई जो बढ़ गई है, तो लंबाई बढ़ गई तो हमारा जो ये आवर्तकाल है, ये भी हमारा डिस्टेंस जो है, दूरी जो है बढ़ जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग है, ध्वनि जो है वो कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप याद कर लीजिए, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है। अगला, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो इतना आप याद कर लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती, द्रव और गैस में नहीं की जा सकती, हमेशा ठोस में ही की जाएगी। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्ध्य, देखिए याद रखिएगा, वो अनुप्रस्थ थी। अनुदैर्ध्य तरंगे हम तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों माध्यम में, और अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, हर्ट्ज जो है। ठीक, पहला ऑप्शन है हर्ट्ज। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे जिनकी आवृत्ति परिसर, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो पराश्रव्य तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, यही ऑप्शन सही है आपका। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व जो होता है, इसको पिच बोलते हैं इंग्लिश में, पिच। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व जो है वो अधिक होता है, इसलिए उनकी ध्वनि ये पतली निकलती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो याद कर लीजिए 17 मीटर है, 17 मीटर। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज। अल्फ़ा, बीटा और गामा, गामा रेज की जो वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम अल्फ़ा की। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक समान होते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो हैं वो एक समान हो जाते हैं। इसका उत्तर -40 डिग्री सेल्सियस। अगला है, उष्मा का SI मात्रक, उष्मा का SI मात्रक जूल है। मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिक होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस है।
अगला है प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ये सब क्वेश्चन रट जाइए, इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, एक बार याद कर लेंगे दिमाग में उतर जाएगा। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है -273। -273 जो है वो न्यूनतम संभव ताप है। अगला है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका आंसर है चालन द्वारा, चालन। नेक्स्ट है, उबलते जल की भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय है। तो प्रकाश जान लीजिए, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय भी है, मतलब जो प्रकाश तीनों हो जाएगा। ये डी वाला आंसर, ए और डी, सी सही है। किस माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर लाल में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन क्या था? किस माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो माध्यम हो जाएगा लाल। ठीक। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान समझिएगा। किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो है लाल। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये बैगनी। अगला है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी। इसमें क्वेश्चन आता ही है हमेशा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है? प्रकाश का वर्ण विपक्षण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तनांक। इसका दूसरा जो आंसर है वो सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार। ये जो डी वाला ऑप्शन वो सही है, सब है। हीरे का चमकना भी है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना भी है, कांच में आई दरार का चमकना भी है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का हेल्प होता है, किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल का। याद रखिएगा, वाहनों की हेडलाइट में जो बाइक होती है उसकी हेडलाइट में अवतल लेंस है और ऐसा एक शीशा होता है जिसमें हम पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं, वो है उत्तल लेंस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आकाश में तारे टिमटमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में हम देखते हैं कि तारे वो हमेशा चमकते क्यों दिखते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कारण, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश पूर्ण। इसमें पहला ऑप्शन जो है सही है, प्रकाश का अपवर्तन। इसको याद कर लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटमाते हैं। इसको बच्चों आप लोग इसको देखें और इसका नोट्स बना लें। इसको आप लिख लें कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर सही है। लिखिए जैसे, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? इसका उत्तर लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आप नोट्स बनाइए और हो सके तो रोज़ 10-15 मिनट टाइम देकर के इसको रिवाइज करते रहिए, तब तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, नहीं तो सब भूल जाएगा। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है बैगनी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? वो है लाल, नीला, हरा, तीन लोगों को कहा जाता है।
मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर पड़ता है? कार्निया, प्यूपिल, रेटिना। रेटिना पर पड़ता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तल। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाया जाता है? काला। नीला तो नीचे जो रहते हैं उनको दिखाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन। तो अर्धचालक का एग्जाम्पल जो है वो ए और बी दोनों है, मतलब ये है, ए और बी दोनों है। ठीक, तो बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।